89 में आप यूपी के बदायूं से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 91 में हार जाते हैं। सामाजिक न्याय का एक हीरो यूपी की ज़मीन पे हारता है। क्या हालात थे, क्या वजह थी? ऐसा है ना कि ये इलाके की बनावट ऐसी है जी। कि कौन जीत जाएगा ये बड़ी बात नहीं है। उस समय यहाँ की परिस्थिति क्या होती है वो बड़ी बात होती है। एक इल्ज़ाम शरद यादव पे ये लगाते हैं विपक्षी कि शरद यादव ने नीतीश को अपने पाले में कर जॉर्ज फर्नांडिस की सदारत खत्म कर दी। दबाव भी होता है समाज में। चुनाव एक अजीब तरह की चीज़ है जो दूर से लोग नहीं समझते। शरद यादव इस चीज़ के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे कि भाजपा से अलग हुआ जाए 2013 में, लेकिन तब नीतीश का दबाव था, इसलिए शरद यादव को एनडीए छोड़ना पड़ा। सत्य है? हाँ, ये बात सही है। नीतीश जी का सबसे ज़्यादा प्रयास था कि महागठबंधन बने। अच्छा। और यदि वो टिक जाता महागठबंधन और नीतीश जी वापस नहीं जाते तो मेरा मानना है कि देश इतने बड़े खतरे में नहीं पड़ता। संघ मुक्त भारत का कंपेयर पूरे भारत में कर रहे थे नीतीश कुमार। 2017 में जब नीतीश भाजपा के पाले में वापस जाते हैं तो आपसे कुछ सलाह मंत्रणा की या आपको बिल्कुल लूप में नहीं रखा? वो हमेशा काम खुद तक में करते हैं। शरद यादव मधेपुरा में वीआईपी लीडर की तरह आते हैं, चॉपर से घूमते हैं। इंदिरा जी जाती थी क्या अपने क्षेत्र में? मोदी की यानी सारी जो इधर उधर की ताल तिकड़म थी वो सब यहाँ फेल कर दी। उसका आज सुबह घोड़ा जो है वो गंगा में लोगों ने डुबा दिया। मेरा अनुमान है कि बीजेपी नहीं जीतेगी। हिंदुस्तान की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जो कई दशकों से सक्रिय हैं। यदि मैं बहुत गंभीर सियासी ढंग का इंटरव्यू शुरू करूं तो ऐसा कुछ परिचय होता, पर मैं दूसरे मोड़ से शुरू करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव थे, हम जबलपुर गए, देवा मंगोड़े वाले के यहाँ गए। आपने लाखों की तादाद में वो वीडियो देखा, गरम खौलते तेल में कढ़ाई में हाथ डालते हुए उनके बेटे। और वहाँ पे जिस व्यक्ति की तस्वीरें सबसे ज़्यादा थीं वो शरद यादव थे, जो हमारे आज के इंटरव्यू के नेताजी घेरे में सीरीज़ के मेहमान हैं। शरद यादव जबलपुर में क्या कर रहे थे? जिनको सियासत की जानकारी है वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, और तभी आप पहली बार जबलपुर से सांसद चुने जाते हैं। कितनी उम्र थी और क्या माहौल था उस वक्त शरद जी? हम 25 साल 1 माह 7 दिन था हमारा जी। हम चुनाव लड़े थे। उस समय जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था वो बहुत उरूज पर था। हम जेल में बंद थे 2 बार से, मीसा में। एक बार पुलिस विद्रोह में हमको यानी हमारा उसमें कोई दोष नहीं था। जामवंतराव धोटे हमारे साथ थे, तो लखनऊ में हम लोग भाषण कर रहे थे तो उस समय हमको भी उन्होंने इसके बाद फिर जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट बढ़ाते जा रहे थे लोग जी। तो नर्मदा के किनारे के आदमी हैं हम, तो वो एक बड़ा आंदोलन हुआ तो उसमें भी है। तो इमरजेंसी के पहले ही हम 7 महीने और 11 महीने बंद रहे। और बंद के दौरान ही दादा धर्माधिकारी वहाँ एक सर्वोदय के बड़े नेता थे, और जयप्रकाश जी के वो बहुत नेक्स्ट मैन थे, अंतरंग आदमी थे। वहाँ सेठ गोविंदा जी का निधन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, बड़े नेता कांग्रेस के महाकौशल। हाँ, उनके निधन के बाद वहाँ चुनाव बाई इलेक्शन था। उसमें फिर आंदोलन था, कई तरह की राजनीतिक उठापटक होते रही, कई तरह की चर्चा चलते रही। और फिर हमको पीपल्स कैंडिडेट जयप्रकाश जी ने वहाँ से, हम जेल में ही बंद थे तब बनाया। जेपी के पहले कैंडिडेट थे? हाँ, या मैंने 74 की बात है ये चुनाव। ये जो आंदोलन है बहुत उस समय अपने पीक पर था। तो वहाँ से हम लगभग लाख के करीब वोट से जीते थे। वो कांग्रेस का गढ़ था। और हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे वो रवि मोहन, जो सेठ गोविंदा जी के ग्रांडसन थे,
वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हम भी थे। अच्छा वो बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, जी। अब्रॉड चले गए थे वो, और हम जेल चले गए थे। तो वो मुकाबला था वो, और पूरे देश भर का जो अपोजिशन है वहाँ सभी लोग आए थे कैंपेन में। फिर आपकी गिरफ्तारी होती है इमरजेंसी लगने के बाद, और आप जेल से इस्तीफ़ा भेजते हैं। कौन सी जेल में थे, क्या वहाँ के हालात थे? क्योंकि वो बड़ा मुश्किल दौर था। कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक बंदियों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये काली रात कितनी लंबी खिंचने वाली है। उस समय रात को हम जीत गए थे, बाई इलेक्शन जीते जबलपुर से, और वो चुनाव इंदिरा जी की बांग्लादेश की विजय के बाद हुआ था। और वो एक तरह से अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी भारी जंग थी। उसमें एक हथियार हम थे, हलदर किसान हमारा था, चुनाव चिन्ह जनता प्रत्याशी हमारा नाम था। वो चौधरी साहब ने हमको चुनाव चिन्ह दिया था। तो जेल में कहाँ डाला आपको? फिर मैं जेल में था, कौन सी? तो इमरजेंसी फिर बंद हो गए। अच्छा, वहीं जबलपुर की जेल में रखा? यानी जेपी आए थे वहाँ जिस दिन, यानी जगमोहन सिन्हा का जो जजमेंट आया 12 जून। वो उस दिन जयप्रकाश जी धन्यवाद सभा जबलपुर में ले रहे थे। अच्छा। और उनको सभा में दौरान जब भाषण कर रहे थे तब ये खबर आई कि ये फैसला आ गया है जस्टिस सिन्हा का। तो उसके बाद जो है भाषण हुआ उनका, हमको फीवर हो गया। तो मैं चलते समय कहा कि मुझे फीवर है, तो उन्होंने हाथ देखा, बोले कि नहीं तुम यहीं रुक जाओ। फिर वो जबलपुर से चल के आए और यहाँ रामलीला मैदान उनकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद उसी रात को इमरजेंसी घोषित हो गई। हमको भी सवेरे सवेरे फिर गिरफ्तार करने लोग आए, तो हमको खुद ही आश्चर्य हुआ कि इतने वोट हम अभी जीते हैं, इतने वोट से जीते, इसके बाद ये जो क्या है। तो हम एक होटल में थे जबलपुर में, हमारे पास मकान नहीं वहाँ। तो वहीं से हम पैदल चले, और 1-1.5 किलोमीटर है जबलपुर सेंट्रल जेल। फिर बाद में सुबह पता चला कि इमरजेंसी लग गई है। फिर वहीं से हमको दूसरे दिन जो है वो नरसिंहगढ़ एक जेल है जहाँ मोहर सिंह और मलखान सिंह ये सब बंद थे, चंबल के नामी डाकू। हाँ डाकू। तो प्रकाश चंद्र सेठी जी को किसी आदमी ने, बहुत भले आदमी थे वो, लेकिन उनको बाइज्ड कर दिया था कि हम बहुत ही है ना बाहर रहने लायक आदमी नहीं है। अच्छा। तो वो हमको वहाँ रखे। तो 3-4-5 दिन रहे होंगे हमारे साथ वो। इसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया, और फिर वहाँ मधुलिमय जी आ गए, और बाकी मीसाबंदी उसे ला के आ गया। बीच में फिर हमारे पैर में सूजन हो गई। ये पैर पुलिस के लाठीचार्ज में हमारे दोनों ख़राब हैं, तो हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंदौर जेल। और इंदौर जेल में ये खबर आई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो 1 साल के लिए टर्म बढ़ा दिया 42वां संशोधन। हाँ या। तो जयप्रकाश जी ने अपील की सबको कि ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार 5 साल की थी, बगैर मैंडेट के 1 साल बढ़ाया जा रहा है, इसलिए सबको आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी खबर आई। तो फिर यह है कि वहाँ सारे मीसाबंदी भी थे, इंदौर में बहुत लोग थे, बीजेपी के लोग ज़्यादा थे, समाजवादी लोग थे। गहमा गहमी हुई, कई MP वहाँ बंद थे। वहाँ एक वातावरण बनाया गया कि हमारा मन था कि हम इस्तीफा दें, इसलिए कि हमारा नाम ही पीपल्स कैंडिडेट था जी। तो उसमें जयप्रकाश जी का तो उस कंसेप्ट ये था कि जनता के जनादेश पे वापस हो, है ना। जो लोहिया जी भी जिसकी हाँ,
नहीं, वो जयप्रकाश जी का ही था। अच्छा। यानी जरा देश को यानी जनता रिकॉल कर सकती है, तो ये तो असंभव है। लेकिन ऐसा एक मौका आया कि 5 साल की 6 साल लोकसभा की गई, तो एक तरह से जनता का तो रिकॉल हो गया ना जी। तो फिर हमने इस्तीफ़ा दिया और हमारे साथ मधुलिमा जी ने इस्तीफ़ा दिया। हम 2 ही लोग थे। बाकी अटल जी बोले कि भाई हमारे तो अनुशासन की पार्टी है, इसलिए दिक्कत है हमको तो। हाँ। लेकिन जो बड़ी हुई लोकसभा पर हमने उसमें इमरजेंसी के खिलाफ वो हमारा दस्तावेज है, ये जो किताब इनको एक हमारा लेटर छपा हुआ एक मैगजीन है, अभी आई है। इमरजेंसी का दौर बीतता है, जनता पार्टी की सरकार आती है, मुरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, और फिर डुअल मेंबरशिप के मुद्दे पर या चौधरी साहब का मुरारजी भाई से झगड़ा इसके मुद्दे पर, या बजट में प्रेफरेंस किसको दी जाए। मुरारजी भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रेफरेंस दे रहे थे, चौधरी साहब का कहना था कि किसानों के हित में बजट बने, या जगजीवन राम की महत्वाकांक्षा। ये सब चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बार बार कहा जाता है कि जेपी की पहली चॉइस जगजीवन राम थे, सत्य है क्या? देखिए, जयप्रकाश जी और समाजवादी लोगों की ये राय थी कि बाबूजी को बनाया जाए, लेकिन वो तो जनता पार्टी में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो चौधरी चरण सिंह की, चौधरी साहब की थी, और फिर बीजेपी थी, जनसंघ था, और फिर कांग्रेस वो आती थी, फिर सोशलिस्ट पार्टी आती थी। वो गहमा गहमी हुई, और चौधरी साहब का जो है मत ये था कि भाई इमरजेंसी के प्रस्ताव को ने रखा है, इन्हें नहीं बनाया जा सकता। और फिर उन्होंने अस्पताल में थे, वो लोहिया अस्पताल में, वहाँ उन्होंने कुछ लोगों ने मैनेज किया उनको। अब वो उनके नाम लेना मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन ताल तिकड़म से वो मुरारजी भाई का नाम उनने मैंने चौधरी साहब के द्वारा प्रस्तावित करा दिया। और जयप्रकाश जी का कोई आग्रह ऐसा नहीं था, इच्छा थी। यानी वो समाजवादी आंदोलन से लेकर के गरीबों के बीच में काम करने का एक संस्कार उनका था। तो वो सोचते थे कि बाबूजी बनेंगे तो जो दलित लोग हैं और जो वंचित समाज के लोग हैं उनके अंदर एक अजीब, एक बड़ा है ना मन में इतिहास बोध होगा। शरद भाई, नीलम संजीव रेड्डी के सामने जब जगजीवन राम ने दावा किया जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद, तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि नंबर गेम उनके पक्ष में था। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के ब्लॉक से राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो दावा उन्होंने दरकिनार कर दिया और इंदिरा को वापसी का रास्ता मिल गया। नहीं, वो ठीक बात नहीं है। मेजॉरिटी जो थी वो चौधरी साहब के थी साथ थी, और उनको समर्थन भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में ये कि मुरारजी भाई उनके बीच में मतभेद थे, लेकिन वो ऐसे लोग थे, फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, मतभेद के बाद भी मर्यादा से बाहर नहीं जाते थे। ये दौर नहीं है जो आज इसका दौर है। वो बात जो कही जाती है वो ठीक बात नहीं। फिर आप राज्यसभा के रास्ते वापस पहुंचते हैं। नहीं, मैं फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुरारजी भाई थे प्रधानमंत्री के, फिर चंद्रशेखर जी बने जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं यूथ का अध्यक्ष था, युवा जनता दल का मैं युवा जनता दल का मैं अध्यक्ष था, हम अध्यक्ष थे। युवा जनता पार्टी के नहीं, युवा यानी हाँ युवा जनता का नहीं। फिर 86 में आप राज्यसभा पहुंचते हैं। हाँ, फिर मैं जब हारने के बाद चौधरी साहब के साथ था जी, तो युवा लोक दल का अध्यक्ष था। तो फिर ये हुआ कि है ना मेरे लिए ऑफिस में जगह थी, तो उसमें बहुत है ना पार्टी बहुत बड़ी थी, और काम ज़्यादा उसमें पार्टी से ज़्यादा यूथ का चलता था। तो फिर ये तय हुआ, और मुलायम सिंह जी और ये सब लोगों ने राज्यसभा में हमको लाने का काम किया। चौधरी साहब का निधन होता है, चौधरी अजीत सिंह वापस आते हैं अमेरिका से, और चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच झगड़ा होता है पार्टी की सदारत को लेकर यूपी में। और कई लोग कहते हैं कि तब शरद भाई ने अपना वजन चौधरी अजीत सिंह के पीछे रख दिया, इसलिए मुलायम रेस से पिछड़ गए। नहीं, शुरू से ही मेरा मत था कि वो फील्ड में थे,
मुलायम सिंह जी। ये तो बाहर से आए हुए थे, उसकी गहमा काफ़ी तनाव रहा। उस समय जो है वो मेरा पक्का विचार था कि कुछ दिन उन्हें राजनीति में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन वो वाजिद थे। उसमें मुलायम सिंह जी और मैं और आपका राजन सिंह, बैनी प्रसाद वर्मा जी। हम लोग मतलब यानी पार्टी में वहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। और हमारा और मुलायम सिंह जी का यानी लगातार दौरा चलता था। ये जो अब यानी डाकुओं का यानी एनकाउंटर शुरू किया था बीपी सिंह जी ने, तो उसके खिलाफ हम मतलब यानी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया। और एटा में उसमें मैं बंद भी रहा, और जहाज साहब भी मेरे साथ थे। अच्छा। और फिर एटा में उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी उसी डाकू उन्मूलन में। तो उस समय मैं ये चाहता था कि मुलायम सिंह जी अध्यक्ष बने रहे वहाँ। और कई तरह की बात थी। वो ओवर यानी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते थे। कुछ लोगों ने सीधा तो नहीं कहा। तो उसमें यह है कि मेरा साथ जो है वो मुलायम सिंह जी के साथ था। लेकिन जब राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, तब आप मुलायम के साथ नहीं थे, तब आपने लालू को चुना। उसकी क्या वजह थी? ऐसा है कि उस समय चर्चा चल रही थी, कोई वो राजनीतिक तहत नहीं हुआ। एक विचार था कि उनको कानपुर में गिरफ्तार किया जाए। तो बीपी सिंह जी जो है वो उसमें हिचक रहे थे। तो मेरा बात यह ना कि उनके और बीपी सिंह जी और मुलायम सिंह जी के बीच में काफ़ी वो जो एनकाउंटर हुए थे, वो जो एक डाकू था वहाँ मैनपुरी तरफ, तो बीपी सिंह जी जो है और सारा काम जो है वो हम दोनों मिलकर कर रहे थे, और कुछ साथी साथ में थे। तो उनका मैंने देखा कि हिचक रहे वो, मैंने और वार्ता भी चल रही थी, किसी तरह रास्ता निकला है। उस टाइम भी चाहिए था। और ये मैं ये नहीं जानता कि मुलायम से वो थोड़ा इस मामले को तर्क कर रहे थे कि ये 2-3 दिन चाहिए। तो वो कई तरह की बात है, वो तो मन में उनके क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो हमारा नहीं था। वो उस समय जो गिरफ्तारी के लिए उनके हाथ में यानी बीपी सिंह जी को डिसाइड करना था। हाँ, लेकिन इतना पक्का था कि हम उनको दिल्ली नहीं आने देते, ये हमारा मत था, वो ये जानते थे। और इसलिए जब वो यहाँ बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो बिहार में लालू जी के साथ बात करके हुआ। अब आपकी बिहार की आमद का वक्त आ गया है इस पूरे घटनाक्रम में। 1991 का चुनाव, 89 में आप यूपी के बदायूं से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 91 में हार जाते हैं। सामाजिक न्याय का एक हीरो यूपी की ज़मीन पे हारता है, क्या हालात थे, क्या वजह थी? नहीं, मैं तो 7-8 वोट, 1000 वोट से हारा। पूरा देश मेरे खिलाफ लगा था। वहाँ ये जो समाज की जो है ना त्रासदी है, मंडल जो है वो लगा तो पूरा का पूरा जो है वो मेरे क्षेत्र में। इवन बीपी सिंह जी का प्रोग्राम लोगों ने नहीं होने दिया। वो कलेक्टर जो वहाँ था वो राजपूत था। 91 में? हाँ, और उसने कहा कि यहाँ दंगा हो जाएगा, बहुत मुश्किल फंस जाएंगे आप। अच्छा। तो बीपी सिंह जी मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। उस यानी सूर्य नारायण नाम का एक कलेक्टर था जी। अभी यूपी का होगा क्या है वो, उसने, मैं हारता नहीं, उसने मुस्लिम मोहल्ले में बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया। वोटिंग वाले दिन? हाँ, वोटिंग वाले दिन उसने बहुत बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया। मैं हारा नहीं, हराया गया। और देश भर का आदमी वहाँ पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर जो है वो पार्टी के लोगों ने, ये सभी लोगों ने, मुलायम सिंह जी ने, नीतीश वगैरह जी ने, जो लोग हमारे सेकंड रैंक के थे, वो सब लोगों ने, यहाँ खाली हो गई थी, एक आदमी की डेथ हो गई थी, राजकुमारी निर्दलीय प्रत्याशी थी, काउंटरमेंट। या तो इसलिए जो है वो
यहाँ से चूँकि हमको हार जो है, हमारी हार जो है वो लोगों के मन में बहुत कष्ट था, और वो हार इसलिए हुई कि मंडल लगने के बाद मुलायम सिंह जी छोड़ दिए, यानी वो मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के। और आपका विरोध करने लगे? उन्हें कलेक्टर जो रखा था ना, तो कलेक्टर ने विरोध किया, तो इसका मतलब वो जो वहाँ जो जगह पे बिठाला हुआ था आदमी, तो उसने तो ये काम किया ना। अब उससे पूछो किसने कहा था उससे, मुलायम सिंह से? नहीं, सूर्य नारायण से पूछो। कि एनडी तिवारी का दबाव था कि मुलायम सिंह का दबाव? हाँ वही खैर। यहाँ पे मधेपुरा में चर्चा हुई कि एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता मधेपुरा लड़ने आता है। नीतीश और लालू प्रसाद यहाँ के जो सिटिंग एमपी थे, रामेंद्र रवि, उनको कन्विंस करते हैं, फिर वो राज्यसभा के रास्ते जाते हैं। 91 होता है, 96 होता है, पर 96 और 98 के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। संयुक्त मोर्चा की सरकार है, शरद यादव मंत्री हैं, शरद यादव जनता दल की कमान संभाल रहे हैं, और फिर चारा घोटाले में लालू जी की गिरफ्तारी होने लगती है, और जनता दल की रहनुमाई कौन करे, इस मसले पर आप अलग होते हैं। तब अलग होते हैं, अब वापस साथ हैं। तब क्या हालात थे, झगड़ा किस बात का था? नहीं, चुनाव हुआ। हाँ, चुनाव में जो है वो हमारी बड़ी पैमाने पर जीत हुई, जनता दल के चुनाव। तो इसलिए वो लालू जी जो है वो अलग पार्टी बना लिए, यानी फिर वो पार्टी से निकल गया। अदालत ने हमारा चुनाव कराया दोनों के बीच में। वो जनता दल का वो चुनाव उन्होंने हमें बताया नहीं क्यों बने रहना चाहते हैं। हाँ, वो हकीकत में बताते हैं हमको, वो क्या कारण था, उनने रीजन अच्छा नहीं दिया। क्या रीज़न दे रहे थे वो बाद में तो कुछ ये मालूम नहीं क्या उनके मन में था, लेकिन वो चुनाव लड़ गए, यानी चुनाव हमारे उनके बीच में हो गया संगठन का? सारा। उनके समर्थक तब ये दलीलें देते थे कि अभी लालू यादव का मुश्किल वक्त है, सीबीआई की जांच चल रही है, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है, तो उनको लगता है कि अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो उनका सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनके अध्यक्ष बने रहते हम ऐसे आदमी थे कि उससे ज़्यादा ताकत लगाते, वो कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर पहले से ही तय था कि भाई ने वो मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए ये पहले से सब लोगों की भावना थी कि जो अध्यक्षता जो है वो हम करें, क्योंकि उनके पास तो बड़ा काम था। लेकिन वो जो तर्क हो चलता है वो ठीक नहीं है। हम तो वो उनके साथ जो है वो बाहर रहते या भीतर रहते, वो तो हम पूरी ताकत से साथ थे ही। ये शरद जी, बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 90 से 95 पटना में लालू यादव को दिल्ली से सबसे ज़्यादा राजनीतिक सपोर्ट जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम शरद यादव है, और ये भी कहा जाता है कि अगर लालू यादव बिहार में किसी की सुनते थे तो वो शरद यादव की सुनते थे। ये 90 से 95 था। फिर ऐसा क्या हो गया 2 बरस में, किसी ने बीच बचाव नहीं किया, कुछ नहीं, कि रास्ते अलग हो गए, पार्टी अलग बन गई? अब वो बहुत सी ऐसी बातें होती, कुछ लोग बीच में होते हैं, और जनता दल तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जी, है ना। उसका है जो उसके टूटने का इतिहास बहुत लंबा है। कुछ लोग तो हमसे बगैर कहे चले गए, जैसे मान लो मुलायम सिंह जी, मंडल लगाया, वो ढोल धमाके के साथ हमारे पास आए थे, सब लोग खुश थे। फिर वो क्यों चले गए आज तक मुझे, वो 10-12 दिन बाद चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। हाँ, है ना, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी, उसमें जाकर उनका सपोर्ट कर दिया, मगर उसमें ये था, कहते ये असली बात थी कि बीपी सिंह जी के साथ उनका मतभेद गहरा था। इसके बाद फिर सिलसिला है, चिमन भाई तो सरकार लेके भाग गया था मंडल लगने के बाद। फिर जब भी मंडल लगा तो चौधरी देवीलाल जो है उनको निकाल दिया गया था। तो इसके बाद जो है या तो मैं देवीलाल जी के साथ जाता या मंडल लगता। तो जब बीपी सिंह ने मंडल लगा दिया तो मैं इनके साथ रह गया। 98 का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। आप वापस अपनी ज़मीन पे लौटते हैं और आपको चुनौती देते हैं लालू यादव, और आप हारते हैं। क्या था उस वक्त मधेपुरा का माहौल? ऐसा है कि क्षेत्र के मामले में और सारी चीज़ों के मामले में देश में पार्टी मेरे पास बड़ी थी जी। तो कुछ लोग बीच में होते हैं। अब उनने क्यों, यानी
उन्हें क्यों यहाँ उनको लड़ने को कहा। अब ये तो कभी इतिहास में खुलेगा। आपकी चर्चा तो हुई होगी, अब साथ है तो। नहीं, वो ऐसा है कि हाँ, लिहाज में इस बात को कभी हमसे चर्चा नहीं हुई। अच्छा, कि 98 में क्या हुआ या 2004 में क्या आज असली तो वो अध्यक्ष जो है वो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट जहाँ कोर्ट से हमारा चुनाव हुआ दोनों का ना, ये भी एक ही चुनाव है जो कोर्ट से हुआ, वो हमारा। हाँ, निगरानी हुआ। मधु दंडवती उसके वो थे, है ना, ऑब्जर्वर थे। पर एक बरस में चीज़ें बदल जाती हैं, और ये राजनीति के विद्यार्थियों के लिए शरद भाई बहुत बड़ी खबर थी कि लालू यादव बिहार में चुनाव हार गए 1999 का। तो ऐसा क्या हो गया एक बरस में? पटना में उनकी सरकार। ऐसा है ना कि ये इलाके की बनावट ऐसी है जी। कि कौन जीत जाएगा ये बड़ी बात नहीं है। उस समय यहाँ की परिस्थिति क्या होती है वो बड़ी बात होती है। क्या था 99 में ऐसा? 99 में जो है वो मेरे हारने का अफसोस था यहाँ, क्योंकि दिल्ली में जो है भाव खलता था लोगों को। हाँ। लालू जी तो जो है वो मुख्यमंत्री थे ही। हाँ। तो इसी तरह की क्या भावना थी, एक बार उन्हें हराया, एक बार जिता दिया। अब वो तो इतिहास की बात है, उसको जाकर जनता में खोजना चाहिए। यानी हर चुनाव में परिस्थिति बदल जाती है। ये मैं यानी जब से होश संभाला हूँ तब से चुनाव लड़ता हूँ, कोई चुनाव में नहीं छोड़ता। हाँ, 25 साल की उम्र से लड़ रहे हैं। हाँ, यानी मैं मानता हूँ कि चुनाव लड़ना एक तरह से आदमी को फिर से जो 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 आज का दौर है, जो वर्तमान है, उससे रूबरू कराता। एक तरह से राजनीति में जो समाज में बदलाव होते हैं वो चुनाव में लड़े बगैर नहीं समझ आ सकते। इसलिए मैं हर चुनाव लड़ता हूँ, हारूं और चाहे जीतूँ। अब राजीव गांधी से मेरा चुनाव हुआ था, चौधरी साहब ने लड़ाया था। मैं सेठ गोविंद दास के नाते से लड़ा हूँ। आप अमेठी का बाई इलेक्शन लड़ने गए थे 1981 में। या तो वो चौधरी साहब ने लड़ा दिया। और नानाजी देशमुख चाहते थे कि मैं जबलपुर से निकल जाऊं, क्योंकि उस इलाके में बीजेपी का कुछ नहीं था। पहली बार मैं जीता था वहाँ, तो कांग्रेस का गढ़ था जिसे महाकौशल कहते हैं। उसमें रविशंकर शुक्ला थे, डीपी मिश्रा थे, बड़े बड़े स्टालवर्ड थे, सेठ गोविंद दास थे। वहाँ मैं जीत गया 2 बार। तो फिर वहाँ संजय गांधी की डेथ हुई, तो राजीव जी वहाँ से लड़े। तो मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन चौधरी साहब जो है वो वाजिद हो गए। कोई वो ज्योतिष में उनका बड़ा विश्वास था। अच्छा, चौधरी चरण सिंह। हाँ, तो चौधरी साहब के पास ले गया। वो नानाजी देशमुख थे, वो ले गए क्या कहते हैं जो ज्योतिषी को। बोले कि राजीव गांधी हार जाएंगे, ये सरकार गिर जाएगी इंदिरा जी की। अब वो मानते नहीं थे। मैंने कई बार कहा चौधरी साहब, में एक बार भी नहीं गया वहाँ। तो पहली बार तो मान गए वो, लेकिन वो लग गए पीछे नानाजी देशमुख। हाँ। तो फिर हमको वहाँ, जबकि तब तक तो नानाजी देशमुख सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। ना अरे बहुत वो सब काफ़ी, वो तो उस दौर की बात है ना कि जनता पार्टी टूट गई थी। जी। इसके बाद हुआ था ना वो चुनाव। इंदिरा जी वापस आ गए, इंदिरा जी वापस आ गई थी। 80 वापस आ गए। तो उस समय सक्रिय थे नानाजी देशमुख, और उनका बहुत प्रभाव था चौधरी साहब पर। तो चौधरी साहब ने हमको जबर वहाँ और कहा कि जब एक बार जब फिर से चर्चा हुई, मैं मना किया, तो वो बोले तुम बहुत डरपोक आदमी हो, चुनाव तुम थोड़ी लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। अच्छा। तो वहाँ रहे भी वो, और सारे देश के लोगों को वहाँ पहुँचाया उन्होंने। और कम से कम वहाँ 80-90 आदमी घायल था। हाँ, लाठी है ना। उस समय तो बूथ कैप्चर ही होते थे, बड़ा बूथ कैप्चर का पीरियड था वो। एक सवाल और है जो बार बार मत्ता है लोगों के दिमाग को, वो ये है कि नीतीश जी, जॉर्ज साहब, शरद जी सब साथ आ गए थे लालू और राबड़ी देवी के सरकार के खिलाफ, लेकिन 2000 का जो चुनाव था उसमें गठबंधन पटरी पे नहीं बैठ रहा था जनता दल और समता पार्टी के बीच। विधानसभा चुनाव में कहाँ गरारी फंसी थी? वो एक बार ये तय हो गया कि समता पार्टी जो है वो हमारी पार्टी विलय कर लेगी जी। और
इसके बाद हमारी जो है वो ये तय हो गया था मर्जर एक साथ हो जाएंगी। फिर एक फ़ोन पे हमारी चर्चा जो नीतीश जी से हुई थी, उसमें उनके लोगों ने जो है वो कुछ ऐसी बातें कही थी, उस पर मैं उनसे यानी जो बातचीत किया वो थोड़ा कड़ी बातचीत थी। यानी वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आदमी, चूँकि उनके प्रति स्नेह था तो बात कही थी मैंने, बट विलय होने के बाद वो फिर अलग हो गए। और फिर एक बार विलय हो गया? हाँ, विलय हो गया, इसके बाद चले गए। विलय की भाजपा का भी तारीख दबाव रहा होगा वाजपेयी जी का आप लोगों अब ये मैं जानता नहीं, लेकिन उसमें फिर पराजय हुई, उसमें फिर हार गए। कुछ दिन की शपथ होती है, सुंदर सिंह भंडारी मेरे ख्याल हाँ, से उस समय राज्यपाल वो तो कोई मतलब नहीं था। एक इल्ज़ाम शरद यादव पे ये लगाते हैं विपक्षी कि शरद यादव ने नीतीश को अपने पाले में कर जॉर्ज फर्नांडिस की सदारत खत्म कर दी, जनता दल से, एनडीए से। नहीं, वो बात है ना कि आज जाट साहब अपने बीच में, हमारे को बीच में नहीं है, और ये है कि कौन किसको क्या किया है ये अपनी बात है, इसे कहना। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्हें कोई नीतीश ने योजनाबद्ध किया है या हमने किया है, हालात उस तरह के ऐसे थे कि, और यहाँ का चुनाव भी था, तो जो सामाजिक एक तरह का जो दबाव भी होता है समाज में, चुनाव एक अजीब तरह की चीज़ है जो दूर से लोग नहीं समझते हैं। तो ये बात नहीं थी कि उनको किनारे करना था, वो हमारा भी आग्रह था कि हमको टेक ओवर करना है। अच्छा। हाँ, चार साहब जो है वो है ना, एक तरह से उनके ऊपर जिन लोगों का असर था वो हम पसंद नहीं करते थे। आप जया जेटली का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, अब ये कहना ठीक नहीं है, कुछ लोग तो चले गए बाहर, दुनिया में से बाहर, वो उनको भी पसंद नहीं था नीतीश जी को। अच्छा। हमको भी नहीं था तो उनको भी नहीं था, हम लोगों की नापसंदगी के चलते ये फैसला हुआ। अच्छा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जिन शरद यादव को अटल बिहारी वाजपेयी से परहेज़ नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी से परहेज़ नहीं था 2009 में, जिनके खिलाफ शरद यादव ने पूरा सामाजिक न्याय की लड़ाई और मंडल वर्सेस कमंडल, वही शरद यादव इस चीज़ के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे कि भाजपा से अलग हुआ जाए 2013 में, लेकिन तब नीतीश का दबाव था, इसलिए शरद यादव को एनडीए छोड़ना पड़ा। सत्य है? हाँ, ये बात सही है, जाने का मन नहीं था एनडीए के साथ। जब नीतीश जी, जार साहब, हेगड़े साहब, इन लोगों के और राम विलास जी थे, तो वो चाहते थे कि हाँ, हम लोग हार गए थे, अलग पार्टी जब बन गई थी हम लोगों की तो उसमें हम हार गए थे, तो यानी हमारी पार्टी हार गई थी। तो क्या पूछा था आपने? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब 2013 में नीतीश कुमार इस मुद्दे पर एनडीए से अलग होते हैं कि बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मोदी को बना दिया है, तब कई लोग कहते हैं कि शरद यादव चाहते थे कि एनडीए को नहीं छोड़ा जाए। ये जो है वो जब एनडीए में गए हैं, हाँ। तो हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे साथियों ने, रामजीवन सिंह थे, हमारी पार्टी के जो उत्तर भारत के लोग थे, जी। उन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया और ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं नहीं चाहता था एनडीए में जाना, लेकिन पार्टी और व्यावहारिकता के चलते वहाँ चले गए और फिर विलय हो गया, एक पार्टी बन गई, नीतीश जी जेडीयू में आ गए और चुनाव का वो दौर आ गया। तो वो शुरू से नरेंद्र मोदी के मामले में उनका कड़ा रुख था। 2009 की लुधियाना रैली से? हाँ, नहीं, उसमें तो प्रेम से वो साथ खड़े रहे, लेकिन यहाँ जब हराजय हमारी पराजय हो गई और फिर यानी बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के बनने के बहुत खिलाफ थे। यानी वहाँ यहाँ
उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, उसमें खाना तक यानी पहले डिनर का न्योता दिया, फिर कैंसिल कर दिया जब पोस्टर चिपके पटना में। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, ठीक नहीं है। तो और ये भी था कि बीजेपी के लोग, सब लोग, सारे संगठन के लोगों ने कहा कि भाई यानी संघ के लोग, हम लोग भी कहेंगे तो नहीं मानेंगे। और मेरा मन नहीं था, मैं चाहता था कि क्योंकि अटल अडवाणी के साथ जो है वो रिश्ता और संविधान के दायरे में वो काम करते थे, वो दोनों की एक थी। उनने पीछे क्या किया था वो एक अलग बात है, लेकिन एनडीए का मैं कन्वीनर था, तो उस समय ये नीतीश जी का बिल्कुल था कि अब इनके साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने कोशिश की उनको कहने की, और जब हम अलग हो गए तो फिर सब जगह जमानत जब्त हो गई, 3-4 जगह छोड़ करके। एक हमारा, एक बाजू में सुपौल है, एक मुंगेर है, और 2 MP जीते। तब ये फिर हुआ गठबंधन। इस गठबंधन की शरद जी क्या भूमिका थी? मैं ये ब्रोशर देख रहा था, इसमें भी था कि आप इस महागठबंधन के सूत्रधार रहे। मतलब जिन 2 नेताओं के लिए कहा जाता था, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, कि कभी नीतीश कुमार और शरद यादव का दम था लालू को, लेकिन पोस्ट 90s सब अलग थे। इतने दशकों का संघर्ष रहा और ऐसी सियासी हालत हो गई कि साथ आना पड़ा। देखिए, परिस्थिति ऐसी बन गई जब से मोदी जी और का पीरियड है, जो मोदी जी का रजीम है, उसमें पक्के और मुकम्मल तौर पर हमारे मन में, जहन में बैठ गया कि जो इतिहास है फ्रीडम मूवमेंट के, जो सारा आंदोलन जिन आदर्शों पर लड़ा गया है, वो सब खतरे में है। जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसकी संस्थाएं हैं, एक के बाद एक उनको बिगाड़ने का, उनको कई तरह से कमज़ोर करने का जो काम चला, यानी जो रवैया देखा मैंने कि जो कहा था उसको छोड़ के सब कर रहे हैं। कहा था रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, किसान को 1.5 गुना दाम देंगे, गंगा साफ करेंगे। वो खैर जो बाहर से पैसा लाना था 15 लाख, ये सारी चीज़ तो उन्होंने खुद ही कह दिया, जुमला था ये तो सब ठीक चीज़ है। उन्होंने जो वादा किया था उसको छोड़ कर सब कुछ किया उन्होंने। अब ये गाय वाला मामला, हजारों साल से गाय किसी कानून से बचती है क्या? कौन शासक आया है जो गाय के मामले में? अंग्रेज आए हैं, मुगल आए हैं, किसी ने इस तरह की बात नहीं की। यानी गाय के नाम पर देश भर में इतनी बड़े पैमाने पर कानून को हाथ में लिया लोगों ने। दिल्ली के आसपास तो मैं जानता हूँ कि किसान रात को सो नहीं पा रहा। हमारे यहाँ खेत को धन नहीं कहते हैं, पशु को धन कहते हैं। बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, गोट है, ये लोगों के जीवन सेकंड, यानी किसान का एक तरह संकट का साथी है। उसकी कीमत कब हो गई? उसका आना जाना बंद हो गया। रोज़ बुरी बात बोलते हैं, ओथ लिया और बोल रहे विपरीत, चले जाओ पाकिस्तान, ये करो वो करो। दिन भर पाकिस्तान और कश्मीर में 72% लोगों ने वोट दिया था। और फारूक साहब अभी लड़े 1 साल पहले, उनको 6% वोट मिला है बाई इलेक्शन में, जब विधानसभा का चुनाव हुआ। यानी कश्मीर में कोई पार्टी सरकार रही हो, इस देश ने इतना साधन और राजनीतिक सब सूझबूझ से कश्मीर को अपने साथ किया हुआ था। इन्होंने वहाँ सिर्फ पहाड़ पत्थर बचे हैं, बाकी जनता को दीवार से लगा दिया। ये नॉर्थ ईस्ट में जो है आग लगा दी इनने। ये मन में आ गया कि भाई इनको, तो ये तो उसमें नीतीश जी भी हमारे साथ थे जी। लेकिन अचानक उनने जब महागठबंधन हम लोगों ने बना लिया, उसका मतलब बातचीत की शुरुआत कैसे हुई? आप लोगों ने लालू को अप्रोच किया? नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा यानी इसमें नीतीश जी का सबसे ज़्यादा प्रयास था कि महागठबंधन बने। अच्छा। हाँ,
और मैं महसूस करता था कि मुश्किल है लालू जी तैयार होंगे इनके लिए। मैं भी 1-2 बार मुझे ले गए, वो मेरे पास कई बार आते रहे। अब वो लंबा किस्सा है, बताइए, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि महागठबंधन बनाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ी। हाँ, लालू जी नहीं चाहते थे, क्या बार ऐसा बार हमने मुलायम सिंह हम दोनों कहते भी थे, तब भी वो नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि भाई यानी एक तरह से ये इन्होंने ही मुझको अंदर ये जो केस है योजनाबद्ध तरीके से मुझे बंद कराया नीतीश जी ने। हाँ, और फिर वो एक बात कहते कि एक अप्रिय बात भी कहते थे कि इनके पेट में दांत। हाँ, तो इसलिए बहुत मशक्क़त करना पड़ी। फिर एक समय तो ऐसा आया कि नीतीश कुमार नाराज़ होकर के निराश होकर के वापस आ गए थे। फिर हम कहाँ होती थी, पटना में? नहीं, दिल्ली हो रही थी, मगर पहल जो है वो महागठबंधन की नीतीश कुमार जी ने की थी। हमारी तो इच्छा थी, हम तो बेचैन थे कि ये सरकार के खिलाफ कारगर तरीके से, और ये यकीन हमारा था कि यदि कहीं एक जगह हम लोग इनका अश्वमेध घोड़ा रोक सकते हैं तो वो बिहार है। अब वैसे ही हुआ। वैसे हुआ, 2/3 बहुमत से हरा दिया लोगों ने। पूरा देश जो है वो एक तरह से बिहार की यानी बिहार की राजनीतिक चेतना के लिए यानी पूरा देश जो है वो है ना बिहार के प्रति जो है एक भावना है, तो उसकी राजनीतिक चेतना के प्रति पूरे देश भर में बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। और यदि वो टिक जाता महागठबंधन और नीतीश जी वापस नहीं जाते तो मेरा मानना है कि देश इतने बड़े खतरे में नहीं पड़ता। क्यों नहीं टिका शरद भाई? क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि काम करना मुश्किल हो रहा था। वो ये कहते हैं कि तेजस्वी पे, इन सब पे इतना भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लग रहे थे, इनको सरकार से जाना होगा। और जब यादव परिवार सरकार से जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ तब गठबंधन टूटा, ऐसा उनके समर्थकों की दलील है। मैंने खैर ये ऊपरी बातें हैं। लालू जी के ऊपर तो केस था, तो उनके पास तो 50 बार गए। उसके बाद फिर ये कहना क्या मतलब है भाई? उन्हें मालूम नहीं था क्या? यानी लालू जी ने पहल नहीं की थी, ये तो इनकी पहल पे थी। ये सबसे ज़्यादा प्रयास किए, उनके पास कई बार ये गए हैं, हमको भी लेके गए हैं। हमने लालू जी से बहुत बार बात की है, वो कहाँ मान रहे थे। तो लालू जी ऊपर तो केस थे, और लालू जी गठबंधन बना, चुनाव हुए, हम जीत गए, तब तक बाहर थे। और फिर जब ये बदले, यानी किसी ने विधानसभा में पूछा था इनसे, तो इन्होंने कहा था, समझ गए ये, तो इन्होंने कहा था कि मिट्टी मिल जाएंगी लेकिन हम मुझे पिसा दे जाएंगे। संघ मुक्त भारत का कंपेयर पूरे भारत में कर रहे थे नीतीश कुमार। तो हुआ क्या 15 से 17 के बीच? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप इस बात में कोई तथ्य है क्या? नहीं, इस बुकलेट में भी लिखा है जो आपके प्रचार में है कि दबाव में आके, किस चीज़ का दबाव था नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा सरकार की तरफ से, जो उन्होंने राजद से नाता तोड़ लिया और वापस भाजपा के साथ चले? नहीं, वो मैं जो इसमें लिखा है वो लोगों का अनुमान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके स्वभाव में 1-1.5 साल से ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहते। वो मैं ही जानता हूँ, कोई देश का दूसरा आदमी नहीं जानता। ये पहला आदमी है, ये पहले लोग हैं। जब बम्बई में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सम्मेलन हो रहा था तो बीजेपी अछूत थी, उसे छूत बनाने का काम ये बम्बई में जाकर के जज साहब के यानी उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, तो ये उनसे मिलने गए थे। वो मिलने नहीं गए, वहाँ अधिवेशन था, तो उसमें अडवाणी जी इनका जैसे कोई हीरा मिल गया है, इनका हाथ ले जा करके पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहे थे। आप 1995 के भाजपा के उस अधिवेशन की बात कर रहे हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री के पद पर दावेदारी बीजेपी से पारी। ठीक बात है। मैं उस दिन रात को सो नहीं पाया। नीतीश कुमार ये काम करेंगे, पर आप लोग अलग अलग पार्टियों में थे। अलग अलग थे, लेकिन हमारे रिश्ते गहरे थे कि एक तो पार्टी छोड़ के चले गए,
ये लालू जी उनके बीच के मतभेद के नाम पे गए, लेकिन ये काम वो करेंगे। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पूरे देश में कोई भी बीजेपी को छूने को तैयार नहीं थी। ये पहला आदमी है। और इनके साथ पार्टी छोड़कर कौन कौन गए थे? रवि राय, चंद्रजीत यादव, शहाबुद्दीन, जहाँ मुख्यमंत्री थे वो अब्दुल गफूर, यूनुस सलीम, आपका ये बिरसिंह पटेल। जब ये चले गए वहाँ बीजेपी के साथ, तो ये जितने लोग सेकुलर लोग थे ये सब घर बैठ गए। अच्छा। फिर ये संन्यास लेना पड़ा इनको। रवि राय संन्यास में चले गए, गफूर संन्यास में चले गए, चंद्रजीत गया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तो बहुत हैकल किया गया, उसकी भी डेथ हो गई। पर लोग ये कहते हैं कि नीतीश के जाने से अगर इतनी दिक्कत थी तो शरद जी भी तो एनडीए में चले गए, वो भी तो उसी अटल बिहारी सरकार में मंत्री बने। नहीं, वो ठीक बात है। इन्होंने कहा कि हेगड़े साहब थे, जाट साहब थे, नीतीश जी थे। ये जो नेशनल एजेंडा था, और मैंने कहा कि मेरी पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे कि जो एनडीए में जाना चाहते थे। कौन लोग थे वो का कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी पार्टी के भीतर जो है वो एक बड़ा हिस्सा यानी ऐसा था कि या तो ये पार्टी तोड़े या ये काम करे। तो इसलिए उसमें ये भी था कि सारे जितने विवादास्पद मुद्दे हैं वो सब परे थे। यही हमको कहा गया कि इसमें क्या दिक्कत है। अब 370 हटा दिया, सब 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 अलग थे वो। तो 2017 में जब नीतीश भाजपा के पाले में वापस जाते हैं तो आपसे कुछ सलाह मंत्रणा की या आपको बिल्कुल लूप में नहीं रखा, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? वापस अभी गए जब 2017 जी। नहीं, वो एक दिन पहले मेरे पास आए थे। 1-1.5 घंटा बातचीत हमारी हुई थी। मैंने उनकी जज किया कि ये वापस जाना चाहते, तो तब मैंने उनको वार्न किया कि ये बहुत मैंने खबरदार ये काम किया। तो एक तो निकलना गलत था, यदि नहीं निकले हो तो देश खतरे में नहीं जाता। उस समय अब हम लोग करते लड़ाई लड़ते हैं, नियंत्रण तो लड़ाई हो जाती है। मुद्दा बना दिया देश भर में। तब मैंने कहा आप नहीं माने। अब फिर वापस जाना तो बहुत ही कबक है ना। किस तरह की पार्टी? अटल अडवाणी नहीं है। लेकिन वो चलते हुए बोले कि अब सब खत्म हो गया, ऐसा किसी दूसरे ने बताया मुझे। और आकर के आज दूसरे दिन उन्होंने सारे एमएलए अपने घर में रख लिए और एक दिन में सरकार बना ली। और उन्होंने देश का भी नुकसान किया, बिहार का भी नुकसान किया और खुद का भी नुकसान किया। अब वो नहीं मानेंगे। और ये भी जान लीजिए कि ज़्यादा देर नहीं टिकते कहीं। वो जो कह रहे हैं वापस आ, वो सही बात है। वो 100% सही बात है। ये जो खबर चल रही है कि वापस आना चाहते थे महागठबंधन, 100% बात। शरद यादव झूठ नहीं बोलते हैं। 100% सही बात है। वो आपको भी अप्रोच किया गया? मेरे को कांग्रेस ने किया। वो हिम्मत नहीं कर सकते मुझसे, क्योंकि मैं तो मना कर चुका था। वो मेरे पास आते तो मैं कहता कि फिर तुम अपना नाश कर रहे हो। तो कांग्रेस ने आपको कम्युनिकेट किया कि नीतीश वापस आना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने उनको वार्न किया कि गलत है। पर नीतीश से आपकी 2017 के बाद बात नहीं हुई? ना, एक बार फ़ोन से बात हुई थी जब वो ये मुझे याद आता है कि जब वो ये सब कर लिए और कुछ लोगों में बातचीत हुई, कुछ लोगों को पहुँचाया भी था हमने। लेकिन इतना बड़ा ये राजनीतिक हादसा हो गया तो मैं 4-5 दिन तो चुप रहा। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं 11 बार एमपी रहा हूँ और देश का जो है वो जो वोट है वो तो ईमान है। मतदाता जो है उससे किया हुआ वादा उससे बड़ा ईमान है। 11 करोड़ लोगों ने विश्वास दिया हमको 2/3 बहुमत से। यानी मोदी की यानी सारी जो इधर उधर की ताल तिकड़म थी वो सब यहाँ फेल कर दी। उसका अश्वमेध घोड़ा जो है वो गंगा में लोगों ने डुबा दिया।
कोसी में डुबा दिया। इतना बड़ा पुरुषार्थ जनता ने किया और हम जो है वो जिनको विरोध में बैठाया था उनके साथ हमने सरकार बना ली। तो ये है यानी मैं स्वभाव से सब लोग मुझे छोड़ के भाग गए हैं। ये पहली बार है कि ये पूरी पार्टी लेके छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं फिर फैसला किया कि चाहे जो हो जाए। और मैं फिर 1.5-2 साल से लगा ही हुआ हूँ। इन केस करने के बाद इतनी मेहनत मुझे करना पड़ी। मेरा अनुमान है कि बीजेपी नहीं जीतेगी अब, क्योंकि मैंने साझा विरासत 7-8 जगह कर दिया, सारी पार्टी लेकर के। और नीतीश उसके बाद इस तरह से पीछे पड़ गए कि आपकी राज्यसभा की सदस्यता ले ली। खैर सवाल है ना कि वो हमेशा काम खुद में करते हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं। मेरे साथ उनने पहले कभी नहीं कहा इस बार। हाँ यानी पहली बार उन्होंने किया, ये पहले नहीं करते, कभी नहीं किया उन्होंने। सर, मधेपुरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा में हमने लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने ये कहा कि शरद यादव मधेपुरा में वीआईपी लीडर की तरह आते हैं, चॉपर से घूमते हैं और उनको तो मधेपुरा लोकसभा के 15 ब्लॉक के नाम तक नहीं पता होंगे। इस तरह के इल्ज़ामों पे क्या कहेंगे? नहीं, अभी इस तरह की अब और हमारी क्या आलोचना करेंगे। इंदिरा जी जाती थी क्या अपने क्षेत्र में? कोई भी जो नेशनल पार्टी पे चलाते रहा, देश भर की राजनीति करता हूँ। हाँ, काम देखो, यानी मेरे आने के पहले क्या था, मेरे आने के बाद क्या है। अब आलोचना के लिए तो बहुत सी चीज़ें कही जाती है, बहुत सी चीज़ें कही जाती है। ब्लॉक याद रखना ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, काम करना सर्टिफिकेट है। इस इलाके में नेशनल हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सब देश का सबसे बड़ा दियारा था। ये 4 लेन है, आपका बलुआ घाट है, बलुआ पुल है, चौसा पुल है, 106, 107 है। यहाँ हजारों नदियाँ का बाढ़ है, इतनी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, उनमें मैंने हजारों पुल बनाए हैं। और मैं भाषण भी करता हूँ कि चेहरे पे वोट मत डालना, वोट काम पर डालना। ये मेरा आज भी कहना है कि काम पर वोट डालो, चेहरे पर वोट मत डालो। और आज सवाल है कि हम क्या जानते क्या नहीं जानते, ये यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है। मुकाबला किससे है आपका? जेडीयू और भाजपा के जो गठबंधन है एनडीए, उसके साझा उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव से या पप्पू यादव से जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं? ऐसा है ना कि इसकी खोज कभी करते ही नहीं हम। चुनाव हमारे लिए एक तरह से पुनर्जन्म है राजनीति ने। एक तरह से जो चुनाव है वो एक ऐसा बड़ा पर्व है हमारे जहन में कि उसको हम लड़ कर के एंजॉय करते हैं। कार रहे कौन जीत रहा, किससे लड़ाई, ये फालतू की बात है, इसमें कभी जाते ही नहीं। अपना काम दिन भर करते हैं। कौन जीत रहा, कौन हार रहा, की अच्छी हालत है, ये किसी चुनाव में भी नहीं है। हमसे ज़्यादा चुनाव कोई लड़ा ही नहीं है देश के अंदर। 74 के बाद जितने चुनाव आए सब हमने लड़े हैं और सब सूबों से लड़े हैं। आलोचकों ने जो एक आखिरी तंज कसा वो ये था कि जो शरद यादव लालू यादव को पार्टी छोड़ के जाने के लिए कहते हैं और लालू यादव अपनी पार्टी बनाते हैं लालटेन, आज देखिए शरद यादव की जीतने की मजबूरी की उसी लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद को कहते हैं लोकतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष, पर चुनाव निशान है लालू की लालटेन। नहीं, हम लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक हैं जी। ये पार्टियां सब जो है ये बाद के नाम है सब। ये पार्टी जो है वो चौधरी साहब के बाद हमारे हाथ में थी, चौधरी देवीलाल हम। तो ये सब पार्टी हमारे हाथ से ही बनी है। यानी इन पार्टियों को बनाने में जो हमारा लोगों का जितना योगदान उससे कोई कम हमारा योगदान नहीं है। तो जो परिस्थिति है, तो हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिंदगी भर लड़े, तो पूरी दिल्ली में 1.5 साल से क्या कर रहे हैं हम? तो वहाँ भी लोग पूछते हैं कि भाई आप कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर लड़े, यहाँ क्यों है? यहाँ जो है वो हमको चुनाव चिन्ह 2 दिन पहले मिला
और लालू जी ने कहा 2-3 बार मुझसे कहा कि लालटेन से लड़िए आप, चुनाव चिन्ह बहुत कठिन है फैलाना। फिर से उन्होंने बात कही और वो खास करके आज जेल में है, तो चुनाव का कैंपेन है, बाकी और सब चीज़ें हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम जेडीयू में हैं या आरजेडी में, ये दोनों ही पार्टी अभी जब जीतेंगे ना तो जेडीयू में कोई बचेगा ही नहीं, सब भगदड़ मच जाएगी और पार्टी यही नहीं बचे रहेगी। इस पार्टी को बढ़ाना भी है। इस पार्टी ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। कौन कौन गए हैं? देवेगौड़ा जी गए, आपके अजीत सिंह गए, चौटाला गए, नवीन पटनायक चले गए, मुलायम सिंह जी गए, ये जनता दल ही तो है। ऐसा क्या था जनता दल में कि सब अलग होते चले गए, सबने अपने अपने कुनबे बना लिए? ऐसा है ना, 1000 साल के जिनके पास संस्कार हैं वो ऊंचे तबके के लोग हैं। इसमें जो है वो ट्राइबल सेंस रहता है, जल्दी लड़ते हैं ये लोग और जल्दी इकट्ठा होते हैं। तो ये हमारी जो आप पूछ रहे हो वो हमारा वो नहीं है जो हमसे पूछ रहे हो, वो हमारी त्रासदी, जो हमारी त्रासदी है वो हमारी अकेले नहीं है, वो इन सब की त्रासदी है कि ये ज़्यादा दिन साथ रहते नहीं और ज़्यादा दिन लड़ते नहीं, ज़्यादा दिन दूर भी नहीं रहते, ज़्यादा दिन वोलेटाइल है। एक ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जी। ये देश पे खतरे नहीं होता थी जनता दल नहीं टूटता तो। जनता दल नहीं टूटता तो चौधरी साहब तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना के देख गए थे। इमरजेंसी में भी हम लोग सेकंड लार्जेस्ट थे, उसमें प्लस कर दो समाजवादी पार्टी को तो और बड़ी हो जाएगी। कांग्रेस का असली विकल्प हम थे। तो ये हम लोगों की गलती कहो। हाँ, क्योंकि टिप्पणीकार यही कहते हैं कि एक ऐसा सामूहिक नेतृत्व तय नहीं हो पाया जिसको सारे ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। डॉक्टर लोहिया थे, चौधरी साहब थे। हाँ। हम लोग बहुत दिन तक रहे चौधरी देवलाल में। हाँ। जब 89 में मतलब यानी सरकार बन गई, हम लोगों ने बना ली और जब मुख्यमंत्री बनाए जितने, तो ठाकुर जी की डेथ हो गई, बड़ा संकट आया। तो इसके बाद चिमन भाई, देवोदी देवीलाल, मुलायम सिंह जी, लालू जी, आपके नीलमणि राव जी, ये जनता दल के ही लोग थे ना। रामकृष्ण हेगड़े, SR बोमई, GH पटेल। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। ये इन लोगों के बिखराव के चलते भी देश में ये बीजेपी आई है। ये खतरा जो है इसमें हम लोगों का हाथ भी है। ये भी कहा जाता है कि शरद यादव ने 1990 में फरवरी मार्च के महीने में जब बिहार में पटना में जनता दल के विधायक दल का चुनाव होता है, तब अपना दम दिया रामसुंदर दास और रघुनंदन झा के बरक्स। रघुनंदन झा तो वैसे भी बाद में लेट एंट्री थी चंद्रशेखर की तरफ से, लालू यादव को। तो लालू यादव का सत्तारोहण होता है, फिर वो अपना वज़न देते हैं नीतीश को, उनको होता है। और ये जो दोनों राजनीतिक शिष्य रहे शरद यादव के, इन्होंने नहीं निभाया शरद यादव के साथ। सही है? देखिए, ये बातें जो है राजनीति में शिष्य और गुरु, ये सब जुमले हैं। अच्छा। हमारा फर्ज था वो, चौधरी साहब, यहाँ ठाकुर जी की डेथ हो गई थी, कर्पूरी ठाकुर, और समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ है ये जी। और उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना से भरा हुआ इलाका है। उस जगह को भरने के लिए जो हमने काम किया वो बिल्कुल सही था। लालू जी हो या नीतीश जी हो, हमारी चॉइस में कोई दिक्कत नहीं थी। वो इस देश, इस सूबे की जनता ने भी स्वीकार किया, तो हमने बचाने के लिए किया। अब इसके बाद जो घटनाक्रम हो गया वो हो गया होगा, लेकिन उस समय तो हमने फैसला सही किया था। और लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल शरद यादव खुद बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वो मंशा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, वो तो हल्का आरोप है हम पर, पता नहीं किस दुष्ट आदमी ने लगाया है। हम दिल्ली यानी जब मुलायम सिंह जी बन रहे थे तो पूरा जन मोर्चा, सारे लोग जो है वो यूपी का मुख्यमंत्री, हम यूपी में ज़्यादा सक्रिय थे जी। तो मुख्यमंत्री तो हम कभी बने नहीं। मध्य प्रदेश में भी कई बार मौका था। तो वो तो बहुत कोई दुष्ट आदमी है जो, मेरे ख्याल से एक आध एब्रेशन होता है, इस तरह का आदमी होगा।
आखिरी सवाल, बहुत चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के खिलाफ देश भर में जो विपक्षी दल हैं वो साथ आए। HD कुमारस्वामी जब शपथ लेते हैं तब बेंगलुरु के मंच पर साथ दिखते हैं, सोनिया गांधी मायावती का हाथ ऊपर करती हैं, लेकिन चुनाव आते आते वो सारी एकता किनारे हो जाती है। ममता बनर्जी कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, कांग्रेस बसपा पर निशाना साध रही है, मायावती राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रही हैं। बहुत बड़ा देश है, ये कॉन्टिनेंट है, और इसमें अंतर्विरोध होना और लोकतंत्र के जरिए ये कोई अनहोनी नहीं है। आपने जो जिक्र किया ओथ का, उसके पहले जो है वो साझा विरासत के 5-7 प्रोग्राम हो चुके हैं। इसमें 20 पार्टी 22 पार्टी एक मुद्दे पर कि ये देश की जो विरासत है वो साझा है। जो संविधान है उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है भारत की जनता मालिक है और हमारा जो देश है वो साझा विरासत का है। ये पाकिस्तान जो बना वो इस्लाम पर बना, धर्म पर बना। हमारे पुरखों ने इसको रीजन है, रिलीजन है, कास्ट है, सब कुछ है साझा। तो उसका जो है वो सम्मेलन दिल्ली में हुआ 2 बार, इंदौर में हुआ, जयपुर में हुआ, बम्बई में हुआ। तो प्रक्रिया चलती रही, मुद्दों पे मतलब है ना एकता बनी रही। और वो जो आप बेंगलोर की बात कर रहे हैं वो तो एक ओथ थी, उसमें सब गए थे, तो वो एकता नहीं थी। और रहा सवाल है कि इनके साथ इन्हें पिछले चुनाव में 31% वोट मिला है, 69% बाहर है। अब आज चित्र देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं ना ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यानी आप जो बता रहे हो अंतर्विरोधों को बता रहे हो, लेकिन अंतर्विरोधों में जो साम्य है, एक तरह की गोलबंदी कल के लिए हमको दिख रही है कि यूपी में SP और BSP वो नंबर 1 रहेंगे। कांग्रेस जितने लोग जीतेंगे वो भी BJP के खिलाफ है और ये भी BJP के खिलाफ है। बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, लेफ्ट भी लड़ रहा है, मायावती भी लड़ रही है, तो ये तीनों में कोई जाएगा BJP के साथ। केरल में कांग्रेस और आमने सामने है कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कौन जाएगा BJP के साथ? तो पोस्ट पोल जो है वो सब गोलबंदी आपको दिख जाएगी। और क्या उस गोलबंदी में शरद यादव वो रोल अदा करेंगे जो कभी कॉमरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत ने किया था? संयुक्त मोर्चा की सरकार, UPA की सरकार नहीं, वो उस समय हरकिशन सिंह सुरजीत जी, उसमें हम बराबर दोनों ही साथ रहते थे और ये कई बार काम किया हम लोगों ने, और इस बार भी होगा। ये जाएंगे इसलिए नहीं कि इनसे यानी हम वहाँ से यहाँ हट के आ गए। उसका कारण ये है कि देश जो है उसका संविधान जो है उसकी इतनी कुर्बानियाँ सब उन्होंने सबको यानी एक तरह से उन सब सिद्धांतों और उसूलों के परे काम किया। तो ये जो आप अंतर्विरोध बता रहे हो कि यहाँ इतने साल करने के बाद ये कैसे हो गया, इसलिए हो गया ये वक्त की पुकार है। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि वक्त ये भी था कि लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शरद यादव वापस आ जाएं, क्योंकि उनको भी ये इल्हाम था कि 2013 में शरद यादव ने हमारा विरोध नहीं किया था। तो जब 2017 में ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको संदेश भी भिजवाए जाते हैं, सत्य है? हाँ, वो पूरा प्रयास हुआ। अब एक तरह से वो जो लोग आए हैं उनका नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन प्रयास NDA का था और JDU के लोगों का भी था कि हम जो है वो जो फैसला हुआ उसमें शरीक हों और मोदी सरकार में जो है वो सुख भोगें, यानी सरकार में शरीक हो। लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो देश के लिए ठीक नहीं, हमारे लिए तो ठीक होता लेकिन देश के लिए बहुत नुकसानदेह होता। नीतीश जी का वहाँ जाना उनको भी नुकसान किया और देश को भी नुकसान किया है, और हमारा जाना तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता।
तो हम परे खड़े रहे। नरेंद्र मोदी से आपकी तो बहुत मुलाकातें रही होंगी, वो गुजरात के सीएम बने, उसके बाद से लेके आप उनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। उनसे व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ कौन है जिससे नहीं, हम तो एनडीए कन्वीनर थे ना जी, सबसे हमारा रिश्ता है। इसीलिए लोगों को लगा कि स्वाभाविक और है कि यूनाइटेड फ्रंट को भी हम ही चलाते थे, हाँ। है ना, उसमें भी हम ही करता धरता थे। कामरेड सुरजीत राम और सीताराम येचुरी। जी, तो व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी ने आप तक संदेश नहीं भिजवाया जो नहीं संपर्क किसी था? से, अब वो बातें ठीक नहीं मानता मैं। राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती है जिनको खोलना ठीक नहीं रहता है। लेकिन ये है कि जब वो प्रयास कर रहे थे तो उसमें तो सभी लोग शरीक होंगे ना। उनके बगैर पूछे प्रयास हो सकता है क्या? वो तो है ना ड्राइविंग सीट पर है। तो ये तो समझने की साफ बात है कि वो सबके साहिबों के प्रयास से ही चल रहा था ना। और वो दिल से चाहते थे वो लोग, क्योंकि वो एज ए कन्वीनर हमको देखा उन्होंने, जी, तो वो पूरी बीजेपी चाहती थी। उनके साथ वर्षों का संबंध भी था और हमारी राय से वो हार नहीं जाते थे। ये भी है, जब एनडीए में थे हम तो राय हमारी चलती थी वहाँ। लंबी बातचीत नेताजी घेरे में, जिसके इस एपिसोड में हमने बात की शरद यादव से। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। शुक्रिया।